साथियों नमस्कार। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा से होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, यानी अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल और आकस्मिक बल पटल विरूपण बल में दो बलों में है। आकस्मिक बल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सभी आकस्मिक बल के अंतर्गत हैं। पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल पटल विरूपण बल के अंतर्गत आती है, और ये सभी किसके अंतर्गत हैं? अंतर्जनित बल। बहिर्जनित बल के अंतर्गत देखें, अपरदन और निक्षेपण। अपरदन और निक्षेपण के अंतर्गत नदी यानी बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। शब्दावली में देखें, स्थलमंडलीय प्लेट भूपर्पटी पर अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र 3.2 में आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी पर्पटी मेंटल से पर्पटी पर मैग्मा कोष्ठ से किस तरीके से लावा निकास वेंट क्रेटर गैस व राख के रूप में कैसे निकल रहा है। शब्द उत्पत्ति में देखें, एंडो यानी अंतः, एक्सो यानी बाह्य, और इसमें जब जनिक लग जाता है तो जनिक मतलब उत्पत्ति, यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक यानी अंतर्जनित और एक्सोजेनिक बहिर्जनिक को कहते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है
उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र को आप देख सकते हैं कि भूपर्पटी पर जो के नीचे वह स्थान जहां भूपर्पटी पर भूसतह पर उसके निकटतम स्थान जहां से उद्गम होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। प्लेट सीमा देख सकते हैं। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। क्रियाकलाप में देखें, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल उबाल दे आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अपने आपने ढक्कन के ऊपर रखी उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पी तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, यस तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग यानी पृष्ठीय तरंग। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसके आगे हम देखें, चित्र में देखें 3.4 गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भुज में भूकंप के झटके, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। दूसरा, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने में कम से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। तीसरा, भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद ही भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। चौथा, भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। पांचवा, शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के फैलने के कारण अनेक स्थानों पर आग। छठवां, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने में से
क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 से अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप लेखी क्रियाकलाप में देखें, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवारों के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। इसके आगे देखें, मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं? सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। चित्र में आप देख सकते हैं नियाग्रा जलप्रपात। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल एवं खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। चित्र में आप देख सकते हैं एक जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील कैसे बनती है? समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका 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 कहा जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। बाढ़ का मैदान, तटबंध, विसर्प और चाप झील।
विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। और जब इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं जिसे चांप झील कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं चांप झील। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। चित्र में आप देख सकते हैं डेल्टा, मुख्य नदी और वितरिका। आओ कुछ करके सीखें। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री गुफा आप देख सकते हैं, तटीय मेहराब और स्टैक। चित्र में आप देख सकते हैं समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं हिमनद। इसके आगे हम देखें पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये रहा, चित्र में आप देख सकते हैं बालू टिब्बे। तो ये रहा हमारा चैप्टर जिसके बारे में हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? हमारी बदलती पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर के सभी भागों को, पृथ्वी की गतियाँ और
भूकंप, फिर मुख्य स्थलाकृतियाँ, नदी के कार्य, हिमनद के कार्य, पवन के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य। धन्यवाद। जय हिंद।